वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी बाय महेश सर। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th आरबीएससी हिंदी मीडियम वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे 12th आरबीएससी के अंदर जो बॉटनी वाला पोर्शन है, उस बॉटनी वाले पोर्शन के अंदर हम चैप्टर 5th जो है वो लेंगे आज। और ये आपके आरबीएससी के अंदर यूनिट 2 है। क्लियर? चैप्टर का नेम है पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है विसरण या डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो है परिभाषा, इसकी प्रक्रिया, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण का पादपों में महत्व क्या क्या होता है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में आज विसरण को करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम उसकी परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं पदार्थ के अणु, तो वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये हो गई इसकी परिभाषा। दूसरा पॉइंट आता है पदार्थ के कौन कौन से अणु अपनी कौन कौन सी अवस्थाओं के अंदर गति करते हैं। तो पदार्थ के अणु अपनी द्रव्य, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में गति कर रहे हैं, विसरण कर रहे हैं। लेकिन इनकी गति, सबकी गति की जो प्रक्रिया है वो सब में अलग अलग होगी। गति के लिए आवश्यक कारक सब में अलग अलग होंगे। तो विसरण की प्रक्रिया पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। विसरण द्रव्य, ठोस और गैसों में होगा और इन सब की गति जो होगी विसरण की वो सब में अलग अलग होगी। तो ये हो गया पहले परिभाषा का। अब परिभाषा के बाद लेते हैं कि उदाहरण पादप में या किसी भी जीव के अंदर विसरण का कोई एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए जो गैसों का आदान प्रदान होता है पादप में, वो गैसों का आदान प्रदान इसी विसरण विधि के द्वारा होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करता है, तो वो भी विसरण विधि के द्वारा आ गई। तो ये सारी प्रक्रियाएं विसरण विधि के द्वारा पादप में हो रही है। तो ये हो गए इनके विसरण के उदाहरण। अब लेते हैं इसकी प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट है इसकी प्रक्रिया कि ये किस प्रकार से होती है। तो ये मान लेते हैं एक ऐसा चित्र है जो है निम्न सांद्रता का। पादप में ले लेते हैं, निम्न सांद्रता किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये कब हो रहा है? ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की निम्न सांद्रता, क्योंकि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पादप ने प्रकाश संश्लेषण में यूज में ले लिया है। ये बाह्य वातावरण है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता या उच्च दाब है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये विसरण विधि के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पादप कोशिका में, ये पादप कोशिका है, यहां जाएगी और यहां ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आएगी। तो ये हो गई इसकी प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं? आसपास के वातावरण में उस संबंधित चीज की उच्च सांद्रता, और जहां ये ट्रांसपोर्ट होना है, जहां ये विस्तृत होना है, वहां पे इसकी निम्न सांद्रता। जैसे इसका सामान्य एग्जांपल ले सकते हैं, स्प्रे की बोतल जैसे है। उस स्प्रे की बोतल को जब हम प्रेस करते हैं तो स्प्रे की बोतल के अंदर स्प्रे कंटेंट का दाब बहुत अधिक होता है, और स्प्रे की बोतल से जब ये स्प्रे बाहर आता है तो आसपास वाले एरिया के अंदर उसकी सांद्रता कम होती है। तो यहाँ पे सांद्रता जो है स्प्रे कंटेंट की वो ज़्यादा है और आसपास के वातावरण में इसकी सांद्रता कम है। तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्प्रे बाहर आके विस्तृत हो जाएगा। तो ये एक सामान्य दैनिक जीवन में आने वाला एग्जाम्पल है। और पादप में आने वाला एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है। ये सारे एग्जाम्पल है जो पादप में आते हैं। तो ये हुई सेकंड इसकी प्रक्रिया। तो सबसे पहले जब
विसरण पे 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे विसरण की परिभाषा और प्रक्रिया बताई जाती है, किसी कोई एक एग्जांपल लेके। थर्ड लेते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक विसरण को प्रभावित करते हैं। विसरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले तापमान, घनत्व और दाब प्रवणता। सबसे पहले लेते हैं तापमान। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर अणुओं में गति बढ़ेगी, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी विसरण की दर जो होगी, विसरण दर जो होगी वो ज्यादा होगी, बढ़ेगी। अगर तापमान वृद्धि होने तक, एक निश्चित तापमान तक विसरण की दर में वृद्धि होगी, तो ये हो गया विसरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक। अगर तापमान में कमी हुई तो अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं की गति कम होगी, तो गति कम होने से विसरण की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी। तो ये तापमान का, उच्च और निम्न तापमान का प्रभाव हो गया। दूसरा लेते हैं घनत्व। घनत्व के लिए विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है किसी भी गैस या पदार्थ के घनत्व के। ठीक है, तो जितनी कम घनत्व होगा किसी भी पदार्थ का, उतना ही विसरण अधिक होगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा उसका विसरण अधिक होगा। तो यहां पे अगर घनत्व कम है तो कम घनत्व वाली गैस जो होगी उसका विसरण जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो गैस का घनत्व अगर कम है तो विसरण अधिक, अगर घनत्व ज्यादा है तो विसरण की गति कम हो जाएगी। तो ये हो गया घनत्व। थर्ड लेते हैं दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब हो गया अधिक दाब और दूसरे क्षेत्र के अंदर कम दाब। तो ये डिफरेंस, ये अंतर जितना अधिक होगा, कि एक क्षेत्र में बहुत अधिक दाब हो गया, दूसरे क्षेत्र में बहुत कम दाब हो गया, तो उसको दाब प्रवणता कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। जितना ज्यादा ग्रेडियंट बनेगा ये उतना ही ज्यादा विसरण होगा। अगर इन दोनों के बीच में दाब में अंतर कम होगा तो विसरण की दर भी कम होगी। अगर दाब में अंतर बहुत ज्यादा है तो ये विसरण की दर बहुत अधिक होगी। जैसे कि अभी अभी बताया था आपको कि स्प्रे की बोतल जो है, इस स्प्रे की बोतल में पूरा स्प्रे कंटेंट जो है वो भरा हुआ है, और आसपास के वातावरण में या रूम में उसका जो दाब है वो 0 है। तो यहाँ से अधिक दाब से ये कम दाब की ओर आएगा और बहुत जल्दी गति से ये जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि दाब प्रवणता जितनी ज्यादा उतनी ही विसरण की दर। तो यहाँ पे हमने 3 कारक इसको किए हैं, तापमान, घनत्व और दाब प्रवणता। ठीक है, अब लास्ट लेते हैं विसरण का पादपों में महत्व। विसरण का पादपों में महत्व। सबसे पहले गैसों का विनिमय। ठीक है, अभी अभी प्रक्रिया में बताया था मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस विसरण विधि द्वारा प्रवेश करेगी, और ऑक्सीजन जो होगी वो वातावरण में जाएगी। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट बना है O2 वो वातावरण में जाएगी। तो ये दोनों जो होंगे गैसीय विनिमय प्रक्रियाएं वो विसरण विधि के द्वारा होगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में अधिक, पादप में कम, तो बाहर से अंदर चली जाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहां ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाएगी, तो वो बाहर रिलीज हो जाएगी। दूसरा लेते हैं वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन। तो वायुमंडल में जल वाष्प का जो विसर्जन है वो भी विसरण विधि के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। थर्ड आता है खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण। पादप के द्वारा, पादप मूल या जड़ के द्वारा जो मृदा के अंदर खनिज लवण होंगे, उन सारे खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो निष्क्रिय विधि द्वारा निष्क्रिय अवशोषण होता है, यानी इसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो निष्क्रिय अवशोषण होता है, ये निष्क्रिय अवशोषण केवल विसरण विधि के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार ये 3 उपयोग हो गए, 3 विसरण पादपों में महत्व हो गए। गैसों का विनिमय के लिए विसरण चाहिए, वायुमंडल में जल वाष्प के विसर्जन के लिए विसरण चाहिए, और खनिज लवणों के निष्क्रिय अवशोषण के लिए
विसरण की आवश्यकता होती है पादपों में। सो ये आज का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे स्टूडेंट को शेयर कीजिए। 12th RBC की हिंदी मीडियम के सारे चैप्टर इस वीडियो सीरीज में अवेलेबल करवाए जाएंगे और कुछ दिन के बाद ही इसी YouTube चैनल के नीचे आपको इनके PDF नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। थैंक यू।